उनके कोई ना कोई सदस्य राजनीति में है किसी ना किसी पार्टी से। अच्छा, तो इस समय एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। अब घर में मम्मी पापा ज़रा पानी लेके आना, ज़रा देख लेना किचन में सब ठीक से हो रहा है या नहीं। आपको भी ऐसे ऑर्डर्स मिलते थे? कई बार मिलते हैं, अभी भी अब तो मैं देती हूँ ऑर्डर पर बच्चों को और फैमिली में। पर हाँ, ऐसा होता था जब मैं छोटी थी। और वो डिपेंड करता है आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ हो। जैसे घर पे क्या मतलब हम लोग हमेशा सीनियर्स को, हमारे जो भी बड़े हैं घर में, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, पाँव छूते हैं उनके लिए। बहुत बार आपको खुद को ही लाना पड़ता है जब भी कोई गेस्ट आता है। हर बार स्टाफ नहीं सर्व करता, आप खुद भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति है जो हम सभी के अंदर है। और हमको ये कल्चर है हमारा। तो ये तो मैं मानती हूँ सभी में है, सिर्फ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। मुझे लगता है ये तो हमारा इनग्रेन्ड कल्चर है जो हम सब में होता है, और ये हमको हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं बचपन में। अच्छा, कभी बचपन में ऐसा होता था कि वो वाला टेंट्रम कभी थ्रो किया हो और मम्मी पापा ने समझाया हो कि नहीं, आप सबसे उसी तरीके से पेश आएंगी जैसे हम पेश आते हैं? मैंने कभी ऐसा टेंट्रम नहीं थ्रो किया। मैं एक्चुअली बहुत शाय थी जब छोटी थी। बहुत क्वाइट और शाय थी, कभी इस तरह से नहीं बिहेव करती थी। हाँ, लेकिन कभी कभी स्टबर्न थी मैं, थोड़ी बदमाशी करती थी, तो मुझे तो बहुत पनिशमेंट भी मिलती थी। हाँ। बाथरूम में बंद किया जाता था। फिर दिल्ली में, मतलब मैं मोस्टली दिल्ली में पढ़ी हूँ, तो बहुत बार करती थी। सब बच्चे करते हैं, थोड़े बहुत सब नॉटी होते हैं, सब लोग बहाने बनाते हैं, स्कूल नहीं जाना, ये सब। तो उस समय तो बिल्कुल मेरी मदर तो बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे से, तो वो बिल्कुल ये सब चीज़ें भी होती थी। मतलब बाथरूम में बंद करना। हाँ, मैं तो दर्शकों को ये कहूंगी और उससे भी ज्यादा कि आपके भी अगर माता पिता आपको बाथरूम में बंद करते हैं तो आप में और राजकुमारी साहिबा में कोई अंतर है नहीं। नहीं, पनिशमेंट मिलती थी। ऐसी कौन सी नॉटीनेस आपने की हो जब याद आती हो कि अरे? ऐसे ही जब मुझे लगता है कभी स्कूल बंक कर दिया, या कभी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, मुझे तो अब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर करते ही थे। कभी ट्यूशन है, वो ट्यूशन स्किप कर दिया, या कुछ कहना नहीं माना, या ऐसी चीज़ें। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, आई थिंक। हाँ, सभी होते हैं। हम राजनीति पर आते हैं। ये जो 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में, उस वक्त वो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, 2013 की ये बात है, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ये अचानक से कैसे हुआ? देखिए, मैं उनके जो पूरा जिस तरह से वो सीएम थे उस समय, और मुझे पूरा देश उनसे इतना प्रभावित था, इंस्पायर्ड था, और मैं भी थी। तो मैं तो इतना अच्छा फील कर रही थी, मुझे बहुत गर्व हो रहा था अपने आप पे और सब चीज़ों पर कि मुझे उनकी सभा में वो इंडक्ट कर रहे हैं पार्टी में। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उनका पूरा कार्यकाल रहा, और जो हम सब ने देखा, और एक आइडियल सीएम जो होता है, आइडियल नेतृत्व होता है, वो उन्होंने हमको दिखाया। जब वो सीएम की बात करिए, पीएम तो बाद में बने, और वो देखकर मैं बहुत ही इम्प्रेस थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि उन्हीं की सभा में मुझे लिया जा रहा है। मेरे लिए तो पूरा एक आइडियल है वो, जैसे वो काम करते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। रात दिन वो कभी सोते भी हैं क्या, कभी थकते भी हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। खाना कब खाते हैं ये भी नहीं पता। 24/7 वो देश की सेवा में समर्पित है। उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा आपसे कहा था कि आप पॉलिटिक्स में आ रही हैं, आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? क्या कोई गाइडेंस उस वक्त? नहीं, उस समय तो उन्होंने सिर्फ पार्टी में मैं पार्टी में आई थी, और उस समय कोई ऐसी बात उनसे नहीं हुई थी। बाद में मिलना हुआ था, उस समय नहीं। और बाद में जब आप सांसद बनी, बिल्कुल, तब मैं उनका आशीर्वाद लेने गई, और उन्होंने बिल्कुल मुझे बताया कि आप अच्छा काम करो। और हम लोग सब उनसे वैसे गाइडेंस लेते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन सभी सांसदों को रेगुलरली मिलता है, और पूरा अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। वो पूरा देखते हैं कि कैसे अच्छा काम हो रहा है, नहीं हो रहा। वो तो हमारी पार्टी भी, संगठन भी बहुत ध्यान से हमारी सबकी एक्टिविटीज़ भी वो लोग देखते हैं, और हमको समय समय पर वो भी गाइडेंस देते रहते हैं, आपको ये करना है, ये करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो जैसे वो काम करते हैं ना, वो देख के हम लोग तो, मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। और उनसे जब मिली हूँ, कुछ सीखा ही है। वो किसी ना किसी विषय पे जब बात करते हैं
तो आपको उस विषय के बारे में और जानकारी मिलती है। जैसा कि आपने बताया दिया जी कि कई बार आपकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से और आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं उनसे। जब वो मिलते हैं, कुछ ऐसी गाइडेंस जो बतौर सांसद आपको अपने क्षेत्र में करना है या पॉलिटिकल लाइफ को कैसे जीना है? जी नहीं, बिल्कुल उनसे गाइडेंस मिलती रहती है और अपने क्षेत्र में कैसे क्या काम करना है, जनता से कैसे कनेक्टेड और रहना है, वो बताते रहते हैं। और जैसे कि बहुत सारे जो कार्यक्रम भी उन्होंने अपने आप बनाए हैं और हम लोगों को बताते रहते हैं, जैसे सांसद खेल स्पर्धा है जो शुरू की हम लोगों ने, जिस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हमारे क्षेत्र में कैसे कराने हैं, वो भी जनता से जुड़ने का, यूथ से जुड़ने का एक अवसर होता है। कल्चरल भी उन्होंने बोला इवेंट्स करो आप लोग अपने क्षेत्र में, जिससे कल्चर से भी आप जुड़ो और सबको कल्चर से जोड़ो भी, क्योंकि ये भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग भूलते जा रहे हैं, त्योहार भूलते जा रहे हैं, हमारा कल्चर भूलते जा रहे हैं। फिर सेवा का भाव, वो हमेशा ये कहते हैं कि सेवा के कार्य करते रहना चाहिए। हमेशा अपने जन्मदिन को, वो हमेशा एक सप्ताह हम लोग, जब उनका जन्मदिन होता है तो गांधी जयंती भी होती है और भी उस समय अलग अलग जयंतियाँ होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कभी भी मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसको धूमधाम से मनाएं, लेकिन जनता के बीच जाके सेवा के कार्य करें, ब्लड डोनेशन करें, हॉस्पिटल में जाएं या और कोई गौशाला में जाएं, इस तरह के काम करो। तो ये वो गाइडेंस देते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हम लोग ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के विरोधी क्या कहते हैं कि वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, बट कई लोगों से हम ये सुनते हैं कि दैट ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। आपके अपने अनुभव क्या हैं? नहीं, जब उनसे मैं मिली हूँ, हमेशा वो पूरी बात सुनते हैं और उनको जानकारी भी होती है अपने, मेरे क्षेत्र, जैसे मेरे क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी पहले से थी कि आपके यहाँ ये काम हुए हैं, कैसे है वो, कैसा हो रहा है, वो जो काम था वो कैसे हो रहा है। काफ़ी बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन होता है उनसे, वन साइडेड नहीं होता कॉन्वर्सेशन। वो भी बताते हैं, मैं भी फिर मेरा भी वो लेते हैं, मतलब पूछते हैं, बहुत अच्छे पूरा से फीडबैक लेते हैं पूरा। जी 5 साल आपने राजनीति की और फिर 2018 में आपका टिकट कट गया। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये होती है कि वसुंधरा राजे जी से आपके संबंध ठीक नहीं है, इसलिए ये टिकट कट गया। उस समय चुनाव मैंने नहीं लड़ा और रीजंस जो भी थे, और मुझे लगता है ये सब चीज़ें लोग अपने आप ही बना लेते हैं और किसी ना किसी कारण से लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कहानियाँ बनाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं लड़ा चुनाव उस समय, लेकिन फिर 2019 में मैंने चुनाव लड़ा एमपी का, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अच्छा ही था, एक अलग प्लेटफॉर्म मिला, संसद में जाने का अवसर मिला, और अगर वो चुनाव लड़ती तो शायद ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिलता। वसुंधरा जी से आपके संबंध कैसे हैं? बातचीत होती है? जी बिल्कुल। डिस्कशन होता है कि चुनाव कैंपेन किस तरीके से आगे चल रहा है? कभी कभी होता है, वो भी व्यस्त रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा रेगुलरली तो नहीं होता है, लेकिन जब मिलती हैं तो अच्छे से मिलती है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। राजस्थान में जैसे चर्चा होती है वसुंधरा जी की कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, आजकल वैसी ही चर्चा आपके बारे में भी हो रही है। वो तो मुझे लगता है, देखिए आप, प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया था अपनी सभा में। उन्होंने कहा था सीएम का चेहरा कमल का फूल है, और बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है, और मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें अभी डिसाइड करने का समय नहीं है। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, हमारी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बन रही है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो हमारे सीनियर नेता है वो डिसाइड करेंगे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है ये सब बातें, वही बात है ना, लोगों को ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, कोई स्टोरी बन जाती है, पर बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आपने कहा कि अगर आप उस वक्त चुनाव लड़ती तो फिर आपको शायद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इस तरीके से लोगों को की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। आप चुनाव लड़ी भी और प्रचंड बहुमत से जीती भी, जबकि वो सीट बड़ी मुश्किल थी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? जी बहुत अलग था, यूनिक था, क्योंकि मैं कभी राजसमंद उससे पहले नहीं गई थी। हुआ ये था कि मेरे से पहले जो सांसद थे हरिओम सिंह जी, वो अस्वस्थ थे, इस कारण से उन्होंने मना कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। तो मेरे लिए अपने आप ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी, और पार्टी ने कहा था राजसमंद से हम आपको चुनाव लड़ाएंगे।
मैं उस समय थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि जयपुर से थी मैं, और उसके बाद एमएलए थी सवाई माधोपुर में, जो भरतपुर संभाग में है, ईस्ट राजस्थान जी। और अब एकदम से मेवाड़ जाना, मेवाड़ और मारवाड़, राजसमंद में 4 जिले हैं जिसमें से कुछ पार्ट है मारवाड़ में, जैसे पाली है मारवाड़ में जी। और नागौर भी मारवाड़ में है, और अजमेर आता है बीच में फिर, और फिर आता है राजसमंद। तो बिल्कुल ये एक मेरे लिए ये था कि मैं कैसे जीतूंगी, कैसे मुझे कोई वहाँ पर पहचानेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बहुत आसानी से ये सब कुछ हो गया। मुझे लगता है हमारी कार्यकर्ताओं की टीम इतनी अच्छी थी, मजबूत थी, उनकी वजह से, संगठन की वजह से और मोदी जी की पॉपुलैरिटी की वजह से मैं उस चुनाव को जीती। अभी आपने कहा कि मुझे वहाँ कौन पहचानेगा, आपको तो देश और विदेश के लोग पहचानते हैं, फिर भी मन में ये इनसिक्योरिटी आती है? उस वक्त आई इतना थी? ज़्यादा मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं किसी भी चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती, बिकॉज अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगी मुझे तो सब जानते हैं, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, तो मैं कोई मेहनत ही नहीं करूंगी, और वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी मेरे कार्यकर्ताओं में भी। उनको भी लगेगा हमें कुछ नहीं करना है, घर पे बैठो। और फिर देखिए, एक वोट से आदमी चुनाव जीता भी है और हारा भी है। हारा भी है, बिल्कुल ठीक बात है। और राजस्थान की ये कहानी किससे नहीं पता। हाँ। सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे। जी। दिया जी, इस बार फिर किस्मत बदल गई, अब तो आपको अपने घर की सीट मिल गई। जी जी। यहाँ की लड़ाई कैसी देख रही हैं आप? तो विद्याधर नगर से मैं प्रत्याशी हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी की, और बिल्कुल जयपुर में ही है, मेरे घर के पास ही है। पहली बार जयपुर की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा 10 साल बाद, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है। और मैं ये मानती हूँ यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है चुनाव, और तो बिल्कुल टीम अच्छी है, संगठन मजबूत है, तो उनके साथ मिलकर चुनाव का प्रचार चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और पूरी उम्मीद के साथ हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। जब आप बीते जनता में बहुत उत्साह है, जोश है, युवाओं में, महिलाओं में, सब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 25 नवंबर आए और हम लोग उस बटन को दबाएं। आप जो बीते 10 साल का अपना पूरा करियर देखती हैं, विधायक से लेकर सांसद, सांसद से लेकर फिर से एक चुनाव, इसे किस तरीके से आप एसेस करती हैं? मन में क्या आता है कि मुझे क्या करना है? मुझे एक अच्छा विधायक बनना है, या मुझे प्रदेश को लीड करना है, एक मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, या मुझे एक सांसद बन के यहाँ की जनता की बात ऊपरी सदन में पहुँचानी है? मुझे लगता है कि हम लोग ये सब चीज़ें प्लान नहीं कर सकते। मेरी लाइफ में जो भी हुआ है अनप्लान्ड हुआ है। मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगी या किसी पार्टी को भी ज्वाइन करूंगी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई तो बहुत जल्दी सब कुछ हुआ। बीजेपी में आई, उसके बाद विधायक का मुझे कहा गया चुनाव लड़ना है सवाई माधोपुर से, वो भी जीती, और उसके बाद फिर ये जो भी परिस्थितियाँ हुई और फिर मैं सांसद का चुनाव लड़ी, और अब फिर से ये, तो मेरे लिए तो पार्टी ने ही डिसीजन लिया है जहाँ से भी मुझे चुनाव लड़ाया है। मैं तो मैं समझती हूँ मुझे पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह पार्टी में रहना है। पार्टी जो भी अपॉर्चुनिटी दे, जो भी कार्य दे, उसको पूरे मन से करना है। बाकी आपने जो बात की कि मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जो अपने परिवार में सीखा है, मेरे दादा दादी भी पूरे समर्पित थे जनता के लिए। मेरे पिताजी सेना में थे, आर्मी में थे, बिल्कुल। महावीर चक्र विजेता भी रहे हैं, छात्रों में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। मैंने वो देखा है, वो समर्पण देखा है, मैंने वो डेडिकेशन देखा है। मेरी मदर को देखा है मैंने, वो भी हर बार किसी को भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है वो उस समय पहुंच जाती है, आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करती है। वो मेरे अंदर मुझे लगता है इनग्रेन्ड है, अंदर है, और वो हमेशा रहेगा। तो मैं पॉलिटिक्स में रहूं या नहीं रहूं, जनता की सेवा में हमेशा करने वाली हूं, किसी भी रोल में। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई ऐसे नेता भी हैं जो पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं तो फिर जनता भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपके अगर ये सोच है, वाकई में बहुत अच्छी सोच है। एक अगर मैं पूछूं कि आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे दर्शक तो बहुत बड़े उत्सुक रहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या क्या होती है आपकी, कितने बजे उठती हैं, क्या करती हैं अपनी हेल्थ के लिए या अपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, किस तरीके से आप टाइम मैनेज करती हैं? मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, क्योंकि अब जब से राजनीति में आई हूँ तब से तो 7-8 बजे 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद आजकल तो समय बिल्कुल नहीं मिलता, और जब मैं सांसद हूँ, अभी भी सांसद ही हूँ राजसमंद से,
तो मुझे राजसमंद कम से कम वीक में 4 बार तो मैं राजसमंद में ही होती हूँ। उसके अलावा दिल्ली में मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जाना पड़ता है। जयपुर में तो मैं एक मेहमान की तरह ही रह गई हूँ। मेरे फैमिली वाले कहते हैं कि अरे ये मेहमान है, गेस्ट है, ये आ गई। लेकिन जब मैं जयपुर होती हूँ तभी भी ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस में जैसे मेरे स्कूल्स का भी काम होता है, म्यूजियम्स का भी देखती हूँ मैं। उसके अलावा जो भी मिलने आता है क्षेत्र से उनको भी समय देना होता है तो उनको भी समय देती हूँ। फिर थोड़ा बहुत दोपहर में टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ कभी कभी लंच करती हूँ, नहीं तो वो भी फैमिली के साथ नहीं होता है। फिर बस फिर वो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, किसी भी चीज़ का एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। ये तक कि फ्रेंड्स के साथ या मेरे रिलेटिव्स के साथ या किसी के साथ टाइम भी स्पेंड करने का आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। 5 साल से तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ का। अच्छा, कभी कभी आप अपनी लंदन वाली जिंदगी याद करती हैं, वहाँ की वो जो एजुकेशन का टाइम? मतलब हर इंसान की जिंदगी का सबसे खास और सबसे खुशनुमा वक्त होता है जब वो कॉलेज में होता बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत केयरफ्री डेज थे वो। अब तो मैं मतलब कभी कभी तो लगता है वो सपना था, ऐसा कभी हो सकता है क्या दोबारा। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम था वो। कुछ जब कोई बताइए ना, जानता ही लंदन नहीं में था। पढ़ाई, वहाँ का माहौल किस तरीके का था? उस समय बिल्कुल मतलब कोई मतलब किसी को जानता नहीं, किसी को ये भी नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो मुझे जो फ्रेंड्स भी बने वो इसलिए बने क्योंकि वो मुझे पसंद करते थे। और एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल थी। घर में मैंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ था तो अपार्टमेंट में मेरी मदर भी बहुत टाइम स्पेंड करती थी मेरे साथ वहाँ। तो बस अपने आप ही सब कुछ करना, खाना बनाना, घूमना, बिल्कुल नॉर्मल जो सब लोग करते ही हैं। फ्रेंड्स के साथ जो लाइफ होती है वो, मूवीज़ देखना, बाहर जाना, शॉपिंग, ये सब चीज़ें। ये तो आई थिंक सभी की लाइफस्टाइल होती है उस समय की। पर बहुत केयरफ्री डेज थे वो, बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊँगी। हाँ, मैं इसलिए सोच रही थी कि आपने बताया जैसे आप एनजीओ कर रही थी, जनता की सेवा में तो आप लगी हुई थी, बहुत सारे और सोशल वर्क आप कर रही थी। फिर कभी राजनीति में आने के बाद ऐसा लगा कि अरे ये मैं कहाँ आके फंस गई, परिवार के लिए समय नहीं दे पा रही हूँ? कभी कभी ऐसा नहीं लगता, फंस गई तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी लगता है थोड़ा सा समय मैं कहाँ से अपने अपनों के लिए समय निकालूं, परिवार के लिए निकालूं, खुद के लिए थोड़ा मी टाइम जिसे कहते हैं वो निकालूं। देखिए मी टाइम कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। और कुछ टाइम बाद परिवार भी समझ जाता है कि इसकी ये लाइफ है और उसी में आप वो भी एडजस्ट करते हैं, फ्रेंड्स भी एडजस्ट करते हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है, चाहे मैं दिल्ली में हूँ या जयपुर में हूँ, तो मेरे कज़न्स, फ्रेंड्स, फैमिली वो अपने आप उस समय मिलने आ जाते हैं। वो टाइम निकाल देते हैं कि नहीं ये इस टाइम फ्री है, उस टाइम हम लोग आके मिल लेंगे। या जब भी जैसे गाड़ी में जा रही होती हूँ तो फ़ोन पे बात करनी है तो उस टाइम कर लेती हूँ। आई थिंक एडजस्ट हो जाता है। पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने लोगों को हेल्प कर सकती हूँ करूँ। आई थिंक वो उसमें जितनी खुशी है ना, उतना ये लग्जरीज़ में और इस लाइफस्टाइल में टेम्पररी खुशियाँ हैं वो। लेकिन एक्चुअल में जब आप किसी की मदद करो, किसी की रोड बनाई, किसी के घर तक पानी पहुंचाया, किसी को कुछ भी अगर आपने अपने एफर्ट से दे दिया या कर दिया उनके लिए, तो जितनी खुशी उसमें मिलती है, जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपको पर्सनल चीज़ों में नहीं मिलता। तो दिया जी, एनजीओ चलाना ज़्यादा आसान था या राजनीति करना ज़्यादा आसान है? एनजीओ के ज़रिए जनता की मदद करना ज़्यादा आसान है या पॉलिटिक्स के ज़रिए? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एनजीओ में आप जैसे हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं जिससे कि वो अपना रोज़गार अपने आप शुरू कर सकें। तो वो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग स्कूलों के साथ चलाते हैं, संस्थाओं के साथ चलाते हैं। अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके साथ हम लोग ये डिग्री कोर्सेज और ये सब करवाते हैं। वो एक्चुअली अलग है। बाकी बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं कि हमारी हेल्प करो, हमें बहुत परेशान हो रही है, ये हो रहा है, तो वो एक अलग है। मुझे लगता है उसका पॉलिटिक्स से मैं उसको जोड़ती नहीं, मैं बिल्कुल अलग लाइंस हैं दोनों। और तो बिल्कुल उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, बहुत सारी महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बना सकते हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है फाइनेंशियली एटलीस्ट। और पॉलिटिक्स है जो बड़े काम कर सकते हो, आप नेशनल हाईवेज बना सकते हो, रेलवे लाइंस डलवा सकते हो, अब बहुत बड़े बड़े काम, घर तक पानी पहुंचा सकते हो, किसी को घर दिलवा सकते हो, किसी को, मतलब ये सब तो बड़े बड़े काम है, ये एनजीओ तो नहीं कर सकता। तो दोनों अलग अलग
फील्ड्स हैं और दोनों में खुशी तो होती है बिल्कुल। दिया जी, राजपूती आन बान शान की बात हो रही है, विद्याधर नगर सीट पे लोगों से बातचीत होती है तो कहते हैं कि नहीं, ये तो शान की लड़ाई है। क्या रिस्पॉन्स है लोगों में? ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। सब लोग तंग आ चुके हैं इस कांग्रेस के शासन से, कुशासन से, और सब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं। मेरा पर्सनल, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसा है कि भाई कोई शान का है या आन बान शान की लड़ाई है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं इन सबकी बेटी हूँ ना, जयपुर की बेटी हूँ, जयपुर की बहन हूँ। उस फीलिंग से अगर वो सोचते नहीं हमारी बेटी को तो हमें जिताना ही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गर्व है और कि लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं इस ये तो है ही रीज़न, लेकिन ये रीज़न भी है कि भारतीय जनता पार्टी सब लोग अब लेके आना चाहते हैं राजस्थान में। महिलाओं की आपने बात की, बेटियों की बात की, आप खुद यहाँ की बेटी हैं, क्या बेटियों को डर लगता है राजस्थान में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान में इतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ा है। बलात्कार में सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे राजस्थान में हुए हैं। बहुत शर्म की बात है कि आज राजस्थान रेप की राजधानी बन गया है, नंबर 1 इन रेप्स। दुष्कर्म भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ है महिलाओं के लिए। दलितों पे इतना अत्याचार हुआ है, पर विमेन पे जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल इनसेंसिटिव व्यवहार रखा है। इनके मंत्री खुद कहते हैं विधानसभा में कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। क्या हुआ यहाँ पर अगर बलात्कार होते तो? जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे सकती है ऐसी सरकार, और किसी ने खंडन नहीं किया उसका, तो उनकी मानसिकता दर्शाता है कि क्या मानसिकता इस गवर्नमेंट की है, इस पार्टी की है। तो बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो है राजस्थान में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्या है कि पुलिस स्टेशन में कोई अगर अपनी कंप्लेन लिखाने महिला या उसका परिवार जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट आज सुबह ही विद्याधर नगर में एक केस हुआ था। लड़की जो लेडी थी वो गायब थी, कल उसको कोई उठा के ले गए। जो उसके हस्बैंड और फैमिली जाके शाम को रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थाने में, ये कह दिया गया कि अभी जाओ कल आना। नेक्स्ट फिर उन्होंने रात को कई बार कॉल्स किए हेल्पलाइन नंबर्स पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आज सुबह भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वहाँ पहुँचे थाने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। जाओ 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 कहते हैं उनको। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, परिवार वाले ने, फिर मैं वहाँ पहुँची, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, तब जाके पुलिस आई और फिर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की। तो ये मेरी आंखों के सामने, और ये लगातार होता जा रहा है। चाहे करौली में भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर एक महिला को दुष्कर्म के बाद उसको कुएं में फेंक दिया गया। वहाँ भी हम लोग जब पहुँचे तो यही हाल था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाती, क्योंकि समय पर अगर कार्रवाई हो तो कुछ हद तक अपन उस क्राइम का, एक तो उसका इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प होती है, और आप उसकी मतलब अगर आप समय पर कार्रवाई करोगे तो शायद उस व्यक्ति की जान भी बच सकती थी, उस महिला की। तो वो चीज़ अभी नहीं हो रही राजस्थान में। तो पूरा ये गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर है, वही है। आखिरी सवाल, हम बात राम की करते हैं, क्योंकि आप ये कहती हैं दिया जी कि आप खुद को कहती हैं कि आप राम के वंशज हैं, और इधर अशोक गहलोत जी भी अब कहने लगे हैं कि राम आ रहे हैं, हम ला रहे हैं, और 156,000 दिए भी वो प्रज्वलित करते हैं जब दीपावली आती है। तो राम के नाम का गुणगान तो अब गहलोत सरकार भी कर रही है। उनको चुनाव से पहले ही राम जी याद आते हैं नहीं तो वो बिल्कुल ही राम को ना तो वो पहले भी, उनके तो जो बहुत सारे सहयोगी दल हैं, उन्होंने तो ये तक कहा था कि राम तो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, राम थे भी या नहीं थे, ऐसी बातें करते हैं। उनके सहयोगी दल सनातन का अपमान करते हैं, और ऐसी पार्टीज़ के साथ इन्होंने, जो ये इंडी अलायंस है, इसमें सब ये लोग शामिल हैं, वहाँ पर ये कुछ नहीं कहते। तो इसका क्या क्या आपको दिखता है? और मैंने जब कहा कि राम की वंशज हूँ, मैंने उस समय ये केस चल रहा था राम मंदिर वाला, और किसी ने ये कमेंट किया था सोशल मीडिया में कि राम है भी या नहीं, वो इमेजिनरी थे। तो उस समय सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि किसी ने ये कमेंट किया था, पोस्ट किया था कि राम इमेजिनरी थे और राम के कोई वंशज भी हैं या नहीं। किसी ने बहुत उल्टा, ये नेगेटिव कमेंट था, और मैंने देखा तो बहुत नेगेटिव कमेंट चल रहे थे। और फिर मैंने उसी समय मैंने पोस्ट किया कि मैं भी राम जी की वंशज हूँ, मेरी तरह लाखों लोग पूरे विश्व में राम जी के वंशज हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है राजस्थान में? हम लोग पूरी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हमारी मतलब इतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिया कुमारी जी, अपने इतने बिजी शेड्यूल